Hello everyone, this is Rahul Mohobia and we are gonna discuss about the medieval Indian history timeline. तो यहाँ पास अपन medieval Indian history timeline की बात करेंगे और इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने एंशियंट हिस्ट्री की टाइमलाइन आपको साथ डिस्कस करी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो काइंडली आप वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन का अपन देखते हैं। तो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन पे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते होंगे, मुगल एम्पायर पढ़ते होंगे, मराठा किंगडम पढ़ते होंगे, मगर ये किसके बाद क्या आता है ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लेकिन समझ में नहीं आएगा कि आपको एक्चुअल में है कैसा, और जब तक आपको समझ में नहीं आता आप डिसाइड नहीं कर पाते कि कहाँ चल रहा है और कहाँ पे हैं हम अभी। ठीक है, तो उसको अपन क्लियर करने के लिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फ्रॉम द राइज ऑफ द रीजनल किंगडम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पावरफुल एम्पायर। तो आपने जैसे देखा है कि एंशियंट हिस्ट्री में अपन ने स्टोन एज से लेकर कहाँ तक आए थे, पोस्ट गुप्ता पीरियड पे आए थे। कहाँ आए थे, पोस्ट गुप्ता पीरियड पे आए थे। पोस्ट गुप्ता पीरियड पर कहानी खत्म होती है और इसके बाद मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की स्टार्ट होता है। ठीक है ना। तो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में क्या बताया गया है, फ्रॉम द राइज ऑफ द रीजनल किंगडम एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पावरफुल एम्पायर्स। इसमें रीजनल किंगडम का इमर्जेंस आता है और पावरफुल एम्पायर्स बनते हैं यहाँ पे। Medieval India witnessed to the tremendous political, cultural and the religious transformation shaped to the subcontinent's destiny। इसके बारे में यहाँ पास बताया गया है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। मिडिवल इंडिया, यहाँ पास टेक्स्ट बहुत छोटे हो गए हैं, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मैं आप जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कहाँ से, अर्ली मिडिवल इंडिया से स्टार्ट करते हैं। द एज ऑफ द रीजनल पावर। रीजनल पावर मतलब पूरा इंडिया है, लेकिन इंडिया के कुछ कुछ एरिया वाइज में कुछ कुछ किंगडम जो है इमर्ज होते हैं, उनके बारे में यहाँ पास बताया है। और इसमें याद रखिएगा कि अर्ली नॉर्थ किंगडम, साउथ किंगडम में इसको डिवाइड किया गया है, चोला, चेरास, पांड्यास। ठीक है ना। नॉर्थ किंगडम और साउथ किंगडम में इसको डिवाइड किया गया है। और चोला, चेरास, पांड्यास ये सब आप पढ़ते हैं, पल्लवास, राष्ट्रकूटास, ये सब कहाँ, साउथ में पढ़ेंगे आपको। नॉर्दर्न में आपको गुर्जर, प्रतिहार, चौहान और गोहिलास, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपको नॉर्दर्न इंडिया पे आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलता है, इस्लामिक इन्वेजन देखने को मिलता है। इस्लामिक इन्वेजन आपको देखने को मिलेगा। क्या, इस्लामिक इन्वेजन आपको देखने को मिलेगा। इस्लामिक इन्वेजन में क्या देखने को मिलेगा आपको, सबसे पहला टर्किश इन्वेजन, सबसे पहला टर्किश इन्वेजन, और दूसरा जो रहेगा वो आपका रहेगा अरेबिक इन्वेजन। अरेबिक इन्वेजन सबसे पहले क्या आएगा, अरेबिक इन्वेजन। अरेबिक इन्वेजन में किसका आक्रमण होगा, सबसे पहले इंडिया में आक्रमण होगा मोहम्मद बिन कासिम का, याद रखिएगा। किसका, मोहम्मद बिन कासिम का। और टर्किश इन्वेजन में दो लोगों का आक्रमण होगा। सबसे पहले किसका होगा, मोहम्मद गजनी, नाम सुना होगा आपने, इसने 17 बार आक्रमण किया था अपने इंडिया में। और फिर दूसरा होता है मोहम्मद गौरी, दूसरा होगा मोहम्मद गौरी। तो ये दो चीज आपको यहाँ पास समझनी है। इस स्लाइड में क्या लिखा है अपन एक बार वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पास लिखा है, फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ताज एम्पायर इंडियाज विटनेस दैट द इमर्जेंस ऑफ द पावरफुल रीजनल किंगडम्स द राजपूत डोमिनेटेड नॉर्दर्न इंडिया while the Cholas, Chalukyas, पल्लवास फ्लोरिस्ड इन द साउथ इंडिया। तो याद रख लेना, राजपूत जो रहेंगे नॉर्दर्न इंडिया में डोमिनेट करेंगे, और फिर चोलास, चालुक्यास, पल्लवास, राष्ट्रकूटा ये सब आपके साउथ इंडिया में देखने को मिलेंगे। हर्षास ब्रीफ द यूनिफिकेशन ऑफ द नॉर्थ इंडिया, हर्षवर्धन की बात करी जा रही है तो उसका टाइम यहाँ पास बताया गया है। ठीक है, हर्षवर्धन का पीरियड रहता है। राजपूत क्लैंस एस्टेब्लिश्ड द किंगडम अक्रॉस द राजस्थान एंड द सेंट्रल इंडिया। और ट्रेपाइट स्ट्रगल कन्नौज बिटवीन द प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटा। यहाँ पास ये याद रख लीजिएगा, ये ट्राइपाइट स्ट्रगल जो है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कन्नौज जो रहेगा, कन्नौज जो रहेगा उस पर अधिकार जमाने के लिए पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटों के बीच में जो युद्ध होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्राइपाइट स्ट्रगल बोला जाता है। क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है क्या, इस्लामिक इन्वेजन याद रखना है। इस्लामिक इन्वेजन में सबसे पहले टर्किश और अरेबिक सबसे पहले आएंगे। अरेबिक में मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले आएगा, और टर्किश में मोहम्मद गजनवी जिसने 17 बार आक्रमण किया था इंडिया पे, और दूसरा मोहम्मद गौरी जो पृथ्वीराज चौहान को हराएगा, इस्लामिक कल्चर को ये क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा अपने इंडिया में। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ लिया कि कन्नौज जो रहेगा ट्राइपाइट स्ट्रगल होता है यहाँ पास, किसके किसके बीच में, प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटा के बीच में। देन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
अपन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत इस्लामिक रूल, दिल्ली सल्तनत इस्लामिक रूल अब यहाँ पर से स्टार्ट होता है। जो आप लोग पढ़ते होंगे वो कहाँ से पढ़ते हैं, आप यहाँ से पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत इस्लामिक रूल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पास क्या आती है, आप पढ़ते होंगे स्लेव डायनेस्टी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी पढ़ते हैं, तुगलक डायनेस्टी पढ़ते हैं, सैयद और लोधी डायनेस्टी पढ़ते हैं। तो ये आपका क्रम है, ठीक है ना। गुड़खा तसला में ये ऐसे करके इसको क्या बनाते हैं आप, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये आपने पढ़ा होगा, ये बहुत अच्छे से आपको नोन होगा, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में मिडिवल जो हिस्ट्री पढ़ते हैं अपन, कहाँ से पढ़ते हैं, ये यहाँ से ही स्टार्ट होती है अगर देखा जाए, ऊपर ऊपर से अगर पढ़ा जाए तो, ठीक है ना। लेकिन आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है, अर्ली मिडिवल इंडिया से स्टार्ट करनी है। तो ये दिल्ली सल्तनत में इतना ही रहेगा बस, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं द मुगल एम्पायर। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल एम्पायर आते हैं। बाबर आक्रमण करता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, बाबर यहाँ पास बाबर का यहाँ पास इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। बाबर 1526 टू 1530 तक का इनका टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है ना। फाउंडेड द मुगल डायनेस्टी आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द पानीपत, पानीपत की लड़ाई होती है और इब्राहिम लोदी को हरा देता है, याद रख लीजिएगा। इंट्रोड्यूस टू द गन पाउडर वॉरफेयर, पहली बार अपने इंडिया में बारूद का यूज़ कौन करेगा, तो वो करेगा आपका बाबर रहेगा, याद रख लीजिएगा। फिर इसके बाद के इंपॉर्टेंट कौन रहेगा इसमें, अकबर। अकबर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर रहेगा अपने इंडिया में, ठीक है ना। एक्सपेंडेड द एम्पायर सिग्निफिकेंटली, प्रमोटेड द रिलीजियस टॉलरेंस, ये चीज़ याद रख लेगा। यहाँ पास हिंदू और मुस्लिम दोनों की बात करी जाएगी, दोनों यहाँ पास रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। थ्रो द दीन इलाही, धर्म चलाएगा जिसमें सभी धर्म, सब सर्वधर्म समभाव वाला सिस्टम चलेगा। बाद शाहजहां देखते हैं, जिसने क्या बनाया था, ये ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने, बिल्डर ऑफ द ताजमहल, द पीक मुगल आर्किटेक्चर एंड द आर्टिस्टिक अचीवमेंट, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे औरंगजेब। औरंगजेब जो रहेगा ये बहुत ज़्यादा क्रूर राजा रहेगा उस समय का। लार्जेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट, सबसे ज़्यादा बड़ा जो एरिया पर राज करेगा वो कौन रहेगा, आपका औरंगजेब करेगा। रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी लेड टू द रिबेलियंस, एम्पायर बिगन्स डिक्लाइंस, और यहीं के टाइम से जो है एम्पायर, जो इनका मुगल एम्पायर, वो डाउनफॉल इनका स्टार्ट हो जाएगा। अब देन इसके बाद मूव करते हैं, मूव अहेड टू द मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर आप जानते होंगे किसको, छत्रपति शिवाजी महाराज। इन्होंने क्या किया था, ये मराठा एम्पायर को एस्टेब्लिशमेंट करने का काम किसने किया था, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किया था। शिवाजी महाराज ये क्या रहेंगे, आपके फाउंडर रहेंगे। छत्रपति शिवाजी ए एस्टेब्लिश टू द इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम इन 1674। 1674 में क्या करेंगे, ये एस्टेब्लिशमेंट करेंगे किसका, मराठा एम्पायर का। चैलेंजिंग द मुगल सुपरमेसी थ्रू द गोरिल्ला वॉरफेयर, टैक्टिक्स एंड द स्ट्रेटेजिक फोर्ट बिल्डिंग। तो ये चीज़ याद रख लेना, गोरिल्ला वॉरफेयर मैं आपको बता देता हूँ। तो याद रख लेना, ये औरंगजेब का जब टाइम आता है तो उस समय साउथ इंडिया पे कौन राज कर रहे होते हैं, मराठा राज कर रहे होते हैं। और वो औरंगजेब की सेना थी वो बहुत सारी थी, वो कैसी थी, बहुत सारी थी, बहुत नंबर में थे। और वहीं अगर देखा जाए तो शिवाजी महाराज की थी, तो शिवाजी महाराज की सेना जो है बहुत कम थी, ठीक है ना। तो इनका रेशियो जो है ऐसा था, ठीक है। तो ये जो काम किया करते थे, ये चुपके से जो है किसी छावनी पर अटैक किया करते थे और फिर से जंगल में छुप जाया करते थे। तो वही क्या कहलाती थी, आपकी गुरिल्ला वॉरफेयर कहलाती थी, ठीक है ना। अर्ली कॉन्क्वेस्ट द कैप्चर्ड की फोर्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है ना। नेवल पावर, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, समुद्री सेना को बनाने का काम सबसे पहले किसने किया था, आपके छत्रपति शिवाजी महाराज करेंगे। बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेवी अलोंग विद द कोंकण कोस्ट, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करेंगे। अष्टप्रधान इनके उसमें रहेंगे, याद रख लीजिए, जैसे नवरत्न होते ना वैसे इनकी एम्पायर बिल्डिंग रहेगा। कोरोनेशन एज द छत्रपति इन 1674, इनका कोरोनेशन कब होगा, इनका ताजपोशी कब होगी, आपकी 1674 में होगी। नेक्स्ट आगे अपन बढ़ते हैं, तो इसके बाद मराठा एम्पायर के बाद अपन क्या देखते हैं, रीजनल किंगडम्स, डाइवर्सिटी एंड द डिसेंट्रलाइजेशन को अपन देखेंगे। रीजनल किंगडम इसमें क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। विजयनगर एम्पायर आपको पढ़ना ही पढ़ना है अगर आप क्या पढ़ रहे हैं, मिडिवल हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो, ठीक है ना। डोमिनेटेड द साउथ इंडिया 336 टू द 1646 के टाइम का रहेगा। हम्पी आज के टाइम का नाम है उसका, है ना। बिकेम द मैग्निफिशियंट कैपिटल, हम्पी जो रहेगा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहेंगी। रेजिस्टेड टू द इस्लामिक इन्विजन, इस्लामिक इन्विजन को इन्होंने रोका और हिंदू कल्चर को इन्होंने आगे बढ़ाया, ठीक है ना। अब किंगडम ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान, हैदर अली, मैसूर की बात है, ठीक है ना। रोज अंडर द हैदर अली एंड द टीपू सुल्तान, एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, फ्रांस से सहायता ली थी, याद रख लीजिएगा। फिर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सपेंशन, ठीक है ना, इन्होंने भी ब्रिटिश एक्सपेंशन को रेजिस्ट किया था। फिर अहोम किंगडम, अहोम आज के टाइम का क्या होता है, असम,
अहोम आज के टाइम का असम है, ठीक है ना। रूल्ड असम इन द 600 ईयर सक्सेसफुली, रेपेल्ड मल्टीपल मुगल इन्वेजन, प्रिजर्व्ड यूनिक कल्चर आइडेंटिटी, ये भी चीज़ याद रख लेना। फिर इसके बाद क्या देखेंगे, बंगाल सल्तनत। बंगाल सल्तनत, बंगाल आप जानते हैं, बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम, ठीक है ना। फ्लोरिशिंग द ट्रेड एंड द कल्चर, पैट्रोनाइज्ड बंगाली लिटरेचर एंड द आर्ट्स, तो ये भी चीज़ आपको याद रख लेनी है। ये मैसूर किसकी बात हो रही है, यहाँ पास कर्नाटका की बात हो रही है, कर्नाटका की बात हो रही है, यहाँ पास जो है साउथ की बात हो रही है, ये चीज़ याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। देन अपने को रिलीजियस मूवमेंट समझना है, भक्ति और सूफी ट्रेडिशन भी समझना है अपने को। भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, भक्ति जो मूवमेंट रहेगा ये हिंदू कल्चर से रिलेटेड रहेगा, और सूफी मूवमेंट जो रहेगा आपके मुस्लिम कल्चर से रिलेटेड रहेगा, तो ये भी चीज़ आपको याद रख लेना है। भक्ति मूवमेंट के बारे में देख लेते हैं। पर्सनल पार्ट एम्फेसाइजिंग द पर्सनल कनेक्शन विद द गॉड, इसमें पर्सनल कनेक्शन विद द गॉड की बात बताई जाएगी। रिजेक्टेड द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड द रिचुअल्स, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो उस समय चला करता था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो सबको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पास खत्म कर दिया जाएगा, ये लोग नहीं मानेंगे, ठीक है ना। और रिचुअल्स वगैरह जो है इन सबको भी ये लोग नहीं ह्यूमैनिटी पे बिलीव करने वाले लोग रहेंगे, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। देन इसके बाद देखते हैं सेंट पोएट्स देखते हैं। इसके बाद देखिए कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, गुरु नानक कंपोज द डिवोशनल पोएट्री एंड द वर्नाकुलर लैंग्वेज, इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या कहलाती है आपकी, रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो आप क्या बोलते हो लोकली बोलते हैं, वो क्या कहलाती है आपकी, रीजनल लैंग्वेज कहलाती है। तो उन लोकल लैंग्वेज में इन्होंने क्या बनाई है, पोइट्री बनाई है, पोइट्री बनाई है, सॉन्ग बनाए हैं, वैसी वैसी सारी चीज़ें जो है आपकी किस में करी गई है, यहाँ पर सेंट करे गए हैं। अब यहाँ पर सूफी ऑर्डर क्या कहलाता है, सूफी ऑर्डर जो है बहुत सारे मुस्लिम कल्चर में ऐसा रहता है, जैसे हमारे यहाँ साधु संत रहते हैं, वैसे उनमें मुस्लिम कल्चर में क्या रहते हैं, मुस्लिम कल्चर में सूफी संत रहते हैं। तो सूफी संत जो है उनका भी यही आइडियोलॉजी रहती है कि वो कास्ट सिस्टम, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को नहीं मानते, किसी भी रिचुअल्स वगैरह को नहीं मानते, सीधा सादी जीवन व्यतीत करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसमें सूफी ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे पहले चिश्ती आएंगे, सुहरावर्दी आएंगे, कादरी आएंगे। ऑर्डर प्रमोटेड टू द मिस्टिकल इस्लाम एंड द स्पिरिचुअल लॉ की बात करी जाएगी। इसके बाद देखें कबीर से आई हैव फाउंड माई होम इन गॉड, ठीक है ना। कबीर ने एक बहुत बड़ी बात बोली है, आई हैव फाउंड माई होम इन गॉड हु इज बोथ रामा एंड अल्लाह। इसमें देखना है मिडिवल इंडिया लास्टिंग लेगेसी, ठीक है ना। तो ये लगभग 900 ईयर्स की हिस्ट्री यहाँ पास बताई जाती है। 5 मेजर एम्पायर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल हो गया, मराठा हो गया, रीजनल पावर्स हो गई, ठीक है ना। कल्चरल मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे करके क्या चलता है, ये सारा चीज़ चलता है।